बच्चों आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड फॉर्मलिज्म। मीन्स अधिक्षेत्र की प्रवणता, उसका भौतिक महत्व तथा संरूपण। तो मान लिया जाए एक ये उसकी प्रॉब्लम है एक। तो जो अधिक्षेत्र की प्रवणता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है, उसका भौतिक महत्व क्या है और उसका संरूपण क्या है वो हम इसके द्वारा समझेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये एक स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड है जिसमें एक पॉइंट है पी पॉइंट है और उसका ये फील्ड क्या है, उसको स्केलर फील्ड है, उसको हम फाई से बताएंगे। जिसके है ना, जो पी पॉइंट है उसके आसपास की जो फील्ड है जिस स्केलर फील्ड में है उसको फाई से हम बताएंगे। अगर वो अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है, पी बिंदु से क्यू बिंदु की तरफ जा रहा है ना, तो उसका विस्थापन हो रहा है क्यू बिंदु की तरफ। और क्यू बिंदु का जो क्षेत्र है, स्केलर क्षेत्र, उसको हम फाई प्लस डेल फाई के द्वारा बताएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्केलर फील्ड जो है उसकी प्रवणता यानी ग्रेडियंट की किसे कहा जाता है वो हम इसके द्वारा समझेंगे। तो पी से क्यू की तरफ जो विस्थापन हो रहा है उसको हम डेल आर बताएंगे। और है ना, और अगर पी से पी बिंदु है उससे नॉर्मल नॉर्मल यानी इस तरफ नॉर्मल डायरेक्शन यानी पी से आर है ना, जो आर बिंदु है, तो ये इसका नॉर्मल कहा जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ जो विस्थापन हो रहा है उसको हम डेल एन से बताएंगे, जो अधिकतम विस्थापन भी उसको हम कह सकते हैं। तो तो पी बिंदु है, उसका स्केलर फील्ड फाई है, पी से क्यू में विस्थापन हो रहा है। तो क्यू बिंदु का जो जिस क्षेत्र में है, अधिक क्षेत्र में स्केलर फील्ड में, वो फाई प्लस डेल फाई है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन से ओ से पी बिंदु का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम आर से बताएंगे। ओ से क्यू को आर प्लस डेल आर से इसको हम बताएंगे। तो पी बिंदु से क्यू बिंदु की तरफ, क्यू पॉइंट की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हमने डेल आर से बताया है। तो उसको पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल आर है। और इस दौरान जो पॉइंट पी से क्यू की तरफ जा रहा है, इसमें आप चार्ज भी इसको मान सकते हो, है ना, चार्ज भी इसको ले सकते हो। तो पी से क्यू की तरफ जा रहा है तो उसमें कितना, उसके फील्ड में कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, डेल फाई बाई डेल आर जितना चेंज आ रहा है। तो पी से क्यू की तरफ जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉइंट, उसके फील्ड में, पी का फील्ड ये है, क्यू का फील्ड ये है, तो उसके फील्ड में कितना चेंज आ रहा है, डेल फाई बाई डेल आर जितना आ रहा है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। और P से R, जो इसके P बिंदु से नॉर्मल है ना, P पॉइंट से R की तरफ जो इसका नॉर्मल को बताता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नॉर्मल है तो हमने डेल एन से लिया है और उसका डायरेक्शन को हमने ईटा से बताया है। तो पी आर इसमें कितना है, डेल एन है। पी क्यू डेल आर है और उसके स्केलर फील्ड में जो चेंज आ रहा है उसको डेल फाई बाई डेल आर से लिया है। पी आर है, इसमें क्या है, वो डेल एन है। तो पी आर ऐसे ही जैसे हमने पी क्यू का जो स्केलर फील्ड है, अधिक क्षेत्र है, उसमें जो बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हमने डेल फाई बाई डेल आर से बताया है। और पी आर में के स्केलर फील्ड में जो बदलाव हो रहा है उसको हम डेल फाई बाई डेल एन से बताएंगे। उसको हम समीकरण इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब ये आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये एक ट्राइंगल की तरह बना रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर इस तरीके से बना रहा है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट क्यू पॉइंट जो इससे राइट हैंड साइड है उसकी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसे हम डेल आर बोलेंगे, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बीच का जो संबंध है, उन दोनों के विस्थापन के बीच के संबंध को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। जो एंगल बन रहा है, इसमें कोण बन रहा है थीटा, उसको है, ठीक है, तो कॉस थीटा इसमें हम लगाएंगे। ये जो कॉस थीटा कैसे लगेगा, पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसमें ये वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इसमें आएगा पी आर बाई पी क्यू। तो पी आर इसमें क्या है, पी आर डेल एन है, और पी क्यू इसमें क्या है, पी क्यू इसमें डेल आर है। तो डेल एन इज इक्वल टू डेल आर कॉस थीटा, जो दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताएगा। सो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू इसकी, है ना, इसकी इसमें जो डेल आर, अच्छा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, चेंज इन अधिक्षेत्र की
में जो बदलाव है ना, जो स्केलर फील्ड में जो चेंज हुआ है, क्यू पी, जब पी से पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ गया डेल फाई बाई डेल आर, तो उसमें डेल आर की वैल्यू रखोगे आप, तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू डेल आर क्या हो जाएगा, डेल एन बाय कॉस थीटा, डेल एन बाय कॉस थीटा, उसको हम इधर रखेंगे तो पी क्यू क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जो हमने थी जो है 1 में रखा है, तो पी क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एन कॉस थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब कॉस थीटा, अच्छा पी ये आपको बताएगा, ओके। अब इसमें अगर कॉस थीटा है वो 1 है, कॉस थीटा के इसमें 1 है, कॉस थीटा 1 है, यानी कॉस 90 डिग्री है ना, कॉस कॉस 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा 1 है 90 डिग्री पे, यानी जो मैक्सिमम चेंज होगा स्केलर फील्ड पे वो इस डायरेक्शन की तरफ होगा, डेल फाई बाय पी आर की तरफ होगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल फाई बाय डेल एन कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा 1 है, तो ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा चेंज इन फाई, यानी जो अधिक क्षेत्र है उसमें कितना बदलाव हुआ है, डेल फाई बाय डेल आर, है ना, डेल फाई बाय डेल आर मैक्सिमम चेंज हुआ है, उसको डेल फाई बाय डेल एन, यानी ये डेल एन बाय डेल आर हो जाता है, तो यहाँ पर हमने डेल आर भी रख सकते हैं इसको, तो डेल फाई बाय डेल आर हो जाएगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एन, तो ये बताता है मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फील्ड, है ना। सो अब इसमें क्या है, अब कंडीशन हम रखेंगे, जो डेल्टा है, डेल्टा क्या है इसमें, जब कोई भी स्मॉल चेंज होता है, छोटा सा चेंज होता है, तो हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो ठीक है, अगर वो शून्य की तरफ जा रहा है, डेल्टा है वो 0 की तरफ जा रही है उसकी वैल्यू, तो ये डेल्टा फाई बाय डेल आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एन को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाय डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई बाय डी एन, इसको हम लिख सकते हैं, जो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ फाई। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम बता सकते हैं डी फाई बाय डी एन, है ना, इक्वल टू डी फाई बाय डी आर, और ईटा इसमें है, ईटा दोनों की डायरेक्शन है, ईटा ईटा इसकी डायरेक्शन है, तो ये हो गया अधि क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, जो किसके बराबर है, डी फाई बाय डी एन, है ना, ईटा इज इक्वल टू डी फाई बाय डी आर ईटा, इसको हम शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, दोनों उसमें दिया गया है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इन अ स्केलर फील्ड द मैक्सिमम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नोन एज, मैक्सिमम, यहाँ पर देखो मैक्सिमम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन, है ना, इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन, जो मैक्सिमम चेंज होता है, जो हमने यहाँ देखा है, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 की दर की अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है ना। इसको, ये तो था एक डायरेक्शन के लिए, एक दिशा के लिए। अब इसमें अगर इसको अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कार्तीय निर्देश तंत्रों में समझना है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में, जिसे इसमें पता है, ये ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो एक्स वाई और जेड है ना, 3 दिशा है, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी निर्देश हैं, कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो इसमें जो ग्रेड फाई क्या है, ग्रेड फाई हमें मिला था, इट इज़ इक्वल टू डी फाई बाई डी एन, है ना, ईटा, इसमें ईटा क्या है, एकाक्ष सदिश है, यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ईटा इज द यूनिट वेक्टर, और डी आर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कार्तीय निर्देशांकों में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी, है ना, इसको हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डॉट डी आर से इसको हम दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने डॉट डी आर से डॉट प्रोडक्ट किया है, तो इसमें यहाँ पर आया है एन डॉट डी आर, एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्रॉस के लिए क्या होता, साइन थीटा का इस्तेमाल होता है। तो एन डॉट डी आर है, इट इज़ इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, एन डॉट डी आर को डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और डी आर कॉस थीटा क्या है, इट इज़ इक्वल टू डी एन, डी आर कॉस थीटा क्या है, इट इज़ इक्वल टू डी एन। तो
तो ईटा और डी आर के बीच में थीटा है, ठीक है। तो ईटा डॉट डी आर को डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है। और डी आर कॉस थीटा किसके बराबर है, डी एन के बराबर है, जो हमने इस इक्वेशन में देख चुके हैं। ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर डी एन इज इक्वल टू डी आर कॉस थीटा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रख दी है। तो ये हमें मिलेगा ईटा डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर कॉस ईटा डी एन। बस यही चीज़ हमें इसको यहाँ रख देनी है। तो यहाँ पर कि ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये समीकरण बन जाएगा जहाँ पर हमने इसमें डॉट प्रोडक्ट किया था डी आर से। तो ग्रेड फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी एन और डी एन। तो डी एन कट हो जाएगा, हमें मिलेगा डी फाइव। तो ये क्या है, जो अदिश क्षेत्र है उसमें कितना बदलाव हो रहा है ना, कितना चेंज हो रहा है स्केलर फील्ड में, डी फाइव इसको बताएगा। तो डी फाइव इज इक्वल टू ग्रेड फाइव डॉट डी आर। अब ये इसको कार्तीय निर्देशांकों में हमें परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी फाइव को कैसे लिख सकते हैं, डी फाइव इज इक्वल टू, इस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है, डी फाइव इज इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड डी जेड। मतलब एक्स दिशा में जो बदलाव हो रहा है ना अदिश क्षेत्र में, वाई दिशा में जो बदलाव हो रहा है, जेड दिशा में जो बदलाव हो रहा है अदिश क्षेत्र में, तो उसको हम स्केलर फील्ड में, तो उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब इसमें अब इसमें आपने पढ़ा होगा, अगर दो जो सदिश क्षेत्र होते हैं, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो ए को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इस प्रकार से लिखा सकता है, लिखते थे डॉट, फिर उसी प्रकार से बी, तो आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है वेक्टर की, इसको हमें इसमें लगाना है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो डी फाई है, डी फाई को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर, आई कैप डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड, और है ना डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड। तो ये क्या है, इसमें ये डी आर है, इट इज़ नथिंग बट द डी आर, यहाँ पर लिखा है डी आर है ये, तो उसको हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा आपको। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है डी फाइव वाला, इसको हमें किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे है ना इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेड 5 मिलेगा। यहाँ पर देखो ग्रेड 5 क्या है, ग्रेड 5 आपको मिलेगा ये वाला, ये ग्रेड 5 है ना, ये डी आर है और ये क्या है, डी 5 है, ये डी 5 है। तो ये हमें कहाँ से मिला था ये समीकरण, ये इक्वेशन हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिला था। इक्वेशन नंबर 4 है, उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कंपेयर करोगे आप इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 6 को, तो इसमें ग्रेड 5 है, वो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये। तो ग्रेड 5 इज इक्वल टू आई कैप डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड। और ये क्या है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट द ग्रेड 5 इज इक्वल टू डेल फाइव इज इक्वल टू आई कैप डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड। तो इसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है ग्रेड 5 इज इक्वल टू डेल्टा 5, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। डेल्टा इसमें क्या है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। उसको 5 के साथ है ना डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 8 मिलेगी, जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड है ना, किसमें, कार्तीय निर्देशांकों में, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं।